हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल टेल्स अस द वैदिक पीरियड एंड चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारी जो इंडिया जो एक वास्ट कंट्री है, यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। इन सब के बावजूद यहाँ पे सबके कल्चर्स अलग हैं, सबके रहन सहन बिल्कुल अलग हैं। उसके बावजूद हम इंडियंस एक हैं, है ना। और हम इसमें देखेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में कि वैदिक लिटरेचर क्या है, वेदास क्या हैं। इसमें वेदास में ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फर्स्ट डील विद द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक कल्चर एंड देन वी शैल टेक अप द स्टोरी ऑफ द चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स। सबसे पहले हम द वैदिक लिटरेचर के बारे में देखेंगे। ये क्या है? वैदिक लिटरेचर यानी आर्यंस इज derived फ्रॉम मच ऑफ द नॉलेज अबाउट द आर्यंस इज derived फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर comprising mainly the Vedas and the two great epics रामायण एंड महाभारत। टू ग्रेट एपिक्स कौन कौन सी हैं? रामायण एंड महाभारत। वेदास, अगर हम वेदास के बारे में बात करें तो वेदा कम्स फ्रॉम द रूट विद विच मीन्स विजडम और नॉलेज। द नॉलेज ऑफ द आर्यंस इज कंटेंट इन द 4 वेदास। आर्यंस की जो नॉलेज है उसको 4 जो है वेदास में कंटेंट किया गया है। कौन कौन से? ब्राह्मणास, आराक्यास एंड आर्यन एंड द उपनिषद्स, ये सब। अब हम बात करेंगे इसी सैक्रेड लिटरेचर ऑफ द आर्यंस को वैदिक लिटरेचर नाम से जाना गया। अब अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद इज़ द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम को इन्फॉर्मेशन लेनी है, इन्फॉर्मेशन का संसाधन देखना है, तो हम सबसे पहले ऋग्वेद को देखेंगे। तो द वेदास आर 4 इन नंबर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें या वैदिक पीरियड की बात करें, तो ये 1500 बीसी में जो आर्यंस थे उनका वो यहाँ पर आए इंडिया में। और ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे, है ना। यानी ये एशिया के मिड से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है ये जो है नॉर्दर्न साइड से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे, है ना। और पूरा का पूरा यानी पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता शुरू की जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य जो था, यानी जो मेन वर्क था वो क्या था? वो एग्रीकल्चर था और कैटल रेयरिंग था। इस सभ्यता के जो परिवार होते थे, यानी कहने का मतलब उस टाइम की जो फैमिली होती थी वो जो है पितृ सत्तात्मक हुआ करती थी। ये क्या होता है? उसको पिट्रैर्कल कहते हैं। ये क्या होता है? ये वो होता है जैसे पितृ सत्तात्मक का मतलब होता है कि कोई भी एक फैमिली है तो उसमें जो जेंट्स है, अगर वो जैसे वो सबसे हेड है ना, तो उसका रूल चलता है। यानी वो जो कहेगा, जेंट्स जो कहेगा, वो वही उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलता है। तो उसी को पितृ सत्तात्मक कहते हैं। यानी उस पूरे फैमिली में जो जेंट्स होते हैं वो ही मेन होते हैं, है ना, और लेडीज़ मेन नहीं होती। उसी को पितृसत्तात्मक कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगर ऋग्वेद की। ऋग्वेद क्या है? ये सभी वेदों में सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। इसमें 10 मंडल हैं और जो सभी मंडल हैं उनका संकलन जो है वेद व्यास के द्वारा किया जाता है। सबसे पुराना मंडल इसमें यानी 227 है एंड सबसे नया मंडल जो है वो 10वां है। ऋग्वेद का 3 मंडल की रचना जो है विश्वामित्र ने भी इसी मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की थी। और 10वां मंडल में महासुमति वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है। ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को बताया गया है। सबसे पवित्र नदी सिंधु थी। और गंगा यानी गौरा, गंगा को क्या कहा गया? उसमें गौरा कहा गया। एक बार इसमें नाम आया ऋग्वेद में। यमुना को कालिंदी नदी कहा गया है, इसका नाम 3 बार आया है। रुद्र शब्द का भी प्रयोग ऋग्वेद में है। रुद्र शब्द का प्रयोग 3 बार आया है। रुद्र मीन्स होता है शिव का अवतार। सबसे ज़्यादा बार पिता शब्द यानी 335 बार उपयोग किया गया है। और दूसरा है जन, 275 बार किया गया है। तीसरा है इंद्र, 250 बार इसका यूज़ किया गया। एंड फोर्थ नंबर पे है माता यानी 234, 234 बार इसका यूज़ किया गया। वो व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र कहते थे।
पुत्र कहते हैं। एंड सामवेद की अगर हम बात करें, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत के 7 सुरों का उल्लेख सामवेद से ही मिला है। इसमें क्या होता था, इसमें सूर्यदेव से संबंधित मंत्रों का संकलन है। जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है वो उद्गाता कहलाता है ना। एंड थर्ड अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद इस वेद के सभी मंत्र यज्ञों में नियमों से संबंधित एवं जो है धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। यह एक सिर्फ ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। एंड यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अघर्त्यु कहते थे। अब अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो इसमें जो है सभी मंत्रों जैसे काला जादू, वशीकरण के उपचार, है ना, आत्मा, प्रेत, ये सब सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, ये वेद सभी वेदों में सबसे नया है। इस वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है, एंड अगर अब हम बात करें कि जो है द 2 ग्रेट एपिक्स रामायण एंड द महाभारत, तो रामायण एंड महाभारत जो है 2 ग्रेट एपिक्स हैं। एंड बात करें महाभारत, एट प्रेजेंट कॉन्टेंट्स अबाउट 1 lakh श्लोक्स or verses and is divided into 18 books with the Harivasma attached it to it at and it end as supplement. Next अगर हम बात करें how the historians study the Rigveda, कैसे पढ़ते थे वो, तो the archaeologists and the historians study the past history by using the material remains and the written sources, है ना। एंड अमंग द रिटन सोर्सेज द ऋग्वेदा ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। इट कंटेन्स 1028 हाइम्स ऑल संग इन प्रेयर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस और डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, है ना। एंड अब हम अगर बात करें इसमें व्हाट डू द वेदास टेल अस, वेदास हमें क्या बताते हैं, तो वेदास हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम देखें तो द आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द एरिया नोन एज सप्त सिंधु, हाँ, the land near 7 rivers, the Indus and its tributaries। और इसी जो है वैदिक टाइम में ही, वैदिक सिविलाइजेशन में ही आर्यों का आगमन हुआ। इट इज़ सेड दैट द आर्यंस वर वन ऑफ द सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, है। एंड बात करें अगर हम, दे केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 2nd millennium BC। द एज इज़ कॉल्ड वैदिक एज बिकॉज much of the knowledge about this period is derived from the Vedic texts, especially the Vedas। हम बात करें अगर they were probably forced to the shortage of food and fodder to leave their home and seek settlement in other lands। Those groups of the Aryans who came to India are called the Indo-Aryans। उनको Indo-Aryans कहा गया। अब अगर हम बात करें मेन फीचर्स ऑफ दियर सेटलमेंट क्या था, तो द आर्यंस फर्स्ट क्रॉस द नॉर्थ वेस्ट पासेस ऑफ देन सेटल्ड इन द एरिया ऑफ मॉडर्न पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उसके बारे में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि एट दिस टाइम द आर्यंस वर स्टिल लिविंग इन दैट एरिया विच केम टू बी नोन एज सप्त सिंधु एंड दिस एज इज़ नोन एज द अर्ली वैदिक एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो फैक्ट है इस पूरे एज मतलब वैदिक एज का, वो क्या है, आयरन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अ नंबर ऑफ टूल्स, वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स वर मेड ऑफ आयरन। इस पीरियड में क्या हुआ था, व्हेन द आर्यन सेटल इन द गैंजेटिक वैली इज नोन एज द लेटर वैदिक पीरियड, है ना। फिर हम बात करेंगे अगर डेवलपमेंट, अगर हम इसमें फिर बात करें डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस, तो इनकी जो सोशल लाइफ थी वो काफ़ी सिंपल थी। ये एक गांव में रहते थे एंड कंपोज्ड ऑफ मेनी फैमिलीज। द हेड ऑफ द फैमिली वाज कॉल्ड गृहपति, और जो हेड होता था उस फैमिली का उसको गृहपति कहते थे। दियर फैमिलीज वर पैट्रियार्कल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी फैमिली पैट्रियार्कल होती थी, यानी पितृसत्तात्मक होती थी, जहाँ पर जो पिता है, जो जेंट्स होता था वो प्रधान होता था। और वी कैन से दैट द एल्डेस्ट मेल मेंबर यूज टू बी हेड ऑफ द फैमिली। ही एक्सरसाइज फुल अथॉरिटी ओवर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एंड इन द ऋग वैदिक पीरियड women enjoyed a respectable position in the society। यानी अगर देखा जाए तो जो women की जो पोजीशन थी वो ऋग्वेद में काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी रिस्पेक्टेबल थी। दे यूज टू गेट हाई एजुकेशन, उनको हायर एजुकेशन भी दी जाती थी।
एंड उनके लिए कोई भी पर्दा सिस्टम नहीं था, चाइल्ड मैरिज उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं थी, विडोज आर अलाउड टू री मैरी, जो विधवाएं होती थी उनको दोबारा से शादी करने का अधिकार था, वो कर सकती थी। नो फंक्शन वॉज कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन, यानी कोई भी ऐसा फंक्शन पूरा नहीं होता था जब तक विमेन का उसमें पार्टिसिपेशन ना हो, यानी विमेन के पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता था। अगर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड देयर वर 4 क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, 4 क्लासेस होते थे। इसमें जो ब्राह्मण्स होते थे वो प्रीस्ट होते थे एंड टीचर्स होते थे, क्षत्रिय जो होते थे वो रूलर्स होते थे और वॉरियर्स होते थे, वैश्य जो होते थे वो फार्मर होते थे, ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्टमैन होते थे, एंड जो शूद्रास होते थे वो मीनियल जॉब्स करते थे, वो इन तीनों की सेवा करते थे, है ना। एंड द 3 हायर वर्णास, यानी ये इनका क्या काम होता था, इनको जो तीनों वर्ण होते थे इनका काम था शूद्र का इन तीनों की सेवा करना, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स एंड वैश्यास। अब हम बात करेंगे, द आर्यंस हैड इंट्रोड्यूस द स्ट्रिक्ट कोड ऑफ डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। आर्यंस के जो है डिसिप्लिन थी वो काफ़ी मतलब डिसिप्लिन को वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में फॉलो करते थे, and which they had divided into 4 well-defined parts. The whole span of life was supposed to be 100 years, of which the first 25 years were to be spent. कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पूरे लाइफ को 100 सालों में बांटा जाता था, ठीक है, जैसे 100 साल हो गए, 100 साल में 25 साल जो है वो पढ़ाई के लिए दिया जाता था, और पढ़ाई के लिए और प्लस मतलब खुद जॉब, मतलब इतना एबल होता था इंसान कि वो जॉब कर सकता था 25 साल, ठीक, ओके। फिर उसकी उसी टाइम में उसकी शादी हो जाया करती थी, जब वो जॉब उसको 25 साल तक मिल जाया करती थी, तो वो गृहस्थ आश्रम हो गया। उसके बाद में वो अपने बच्चों की, यानी 50 to 75 वो अपने बच्चों की देख रेख करता था, घर की जिम्मेदारियाँ निभाता था, एंड 75 to 100 वो एक बिल्कुल अपनी जो लाइफ जीता था वो बिल्कुल ही सन्यासी वाली लाइफ जीता था, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन और रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यंस। आई थिंक दिस इज द enough, okay. So we will talk about in the next video development of religion or religious life of the Aryans. I hope this topic is clear. Thank you. Have a nice day.